हेलो एंड नमस्कार। आप सभी यंग तथा भावी जज साहब को मेरा सुरेंद्र वर्मा का वेरी गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने लॉ को पढ़ने के कुछ मेथड के बारे में जाना था। पहला मेथड था इमेजिनेशन मेथड, दूसरा मेथड हमारा था लिंकिंग मेथड। शायद उम्मीद करता हूं कि आपने उनको अच्छे से समझा होगा और उनको अच्छे से जाना होगा। आज हम जिस बहुत बड़े क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो बड़ा क्वेश्चन है सेक्शन। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला क्वेश्चन है। हाँ सर यही तो दिक्कत है सर, यही तो याद नहीं होते। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहूँगा कि जो सेक्शन है ना, सेक्शन वो हमारे लिए बर्डनसम नहीं है, बोझ नहीं है। सेक्शन हमारे लिए, सेक्शन हमारे लिए क्या है, लाभ का सौदा है। हम सेक्शन को आज तक बोझ समझते आए हैं, लेकिन सेक्शन जो है बोझ नहीं होके हमारे लिए लाभ का सौदा हो सकते हैं यदि हमने इनको याद करने के तरीके को सीख लिया, यदि हमने इस तरीके को जान लिया कि हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे अपने माइंड के अंदर हूबहू फिट कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या है। एक बार हमें समझने की जरूरत है, एक बार जानने की जरूरत है। यदि एक बार जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस लॉजिक से अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, यदि आपने उस लॉजिक को एक बार ढंग से समझ लिया ना, तो वादा है मेरा आपसे कि आप सेक्शन से कभी नफरत नहीं करोगे, प्यार करोगे। आप वेट करोगे इस बात का कि एग्जाम के अंदर कब सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कब हम उसको सही करें और पके पकाए नंबर हम हमारे मार्क्स एग्जाम के अंदर, रिजल्ट के अंदर लेके चले जाएं। आप वेट करते रहोगे, लेकिन बात है कि उसको थोड़ा सा ढंग से समझने की, लॉजिक को जानने की, पहचानने की। अब तक हम जो पढ़ रहे हैं उस मेथड के अंदर थोड़ी सी हमें स्मार्टनेस लानी पड़ेगी। सेक्शन हमें कैसे याद करने हैं ये बताने से पहले फिर मैं आपको एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ले जाना चाहता हूं, जो हम आम खास हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या करते हैं। सपोज करो आप किसी एक नए शहर के अंदर गए हो, बिल्कुल नया शहर है, नगर पालिका के द्वारा बनाया गया है। उस शहर के अंदर जाके आप देखोगे तो जितने भी आपको मकान दिखाई देंगे उस शहर के अंदर, सारे के सारे मकान एक व्यवस्थित ढंग के अंदर बने हुए दिखाई देते हैं। सभी का जो बाहर से देखने के सारे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जैसे सरकारी क्वार्टर आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। आप उस शहर के अंदर अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाते हो, आपका कोई फ्रेंड है, एक्स पर्सन है, वो एक्स पर्सन उस शहर के अंदर रहता है और उसने आपको कह दिया, अपने घर की फोटो खींच के आपको भेज दी कि मेरे घर की फोटो इस तरह सी है, इस तरह का मेरे घर का गेट दिखता है और आप मेरे घर के अंदर आ जाना। आप उसके घर में, शहर में चले गए। आप सुबह से लेकर शाम तक आप उस शहर के अंदर घूमते रहे। आप उस किसी गेट के सामने जाते, उस फोटो को देखते, सामने वाले गेट को देखते, आपको बिल्कुल वैसा लगता। आप दूसरे गेट के सामने जाते, वो भी आपको वैसा लगता। तीसरे गेट के सामने जाते, वो भी आपको वैसा लगता। तो अब आपके सामने केवल एक ही चारा था कि जितने घर थे इस रूम की, इस शहर के अंदर, आप हर घर के डोर के ऊपर जाके नॉक करते कि भाई क्या ये फलाना सिंह का घर है, क्या ये फलाना सिंह का घर है। एक एक घर में आप नॉक करते, कहीं ना कहीं आपको आपके दोस्त का घर मिल ही जाता। लेकिन आपको भी पता है ये तो बहुत हेक्टिक मेथड हो गया, इस तरीके का आप कभी भी यूज नहीं करते। तो आप क्या कहते अपने दोस्त को, आप जैसे ही शहर के अंदर पहुंचते तो आप अपने दोस्त को कहते कि भाई ऐसे कर, तो मुझे कोई अपना सेक्टर नंबर बता दे। उस सेक्टर के अंदर अपना क्या बता दे, हाउस नंबर बता दे। डेफिनेटली आप ऐसा ही करते और आप जानते भी हो कि कोई भी यदि शहर है तो वो शहर किसके अंदर डिवाइड होगा, डेफिनेटली वो शहर सेक्टर के अंदर डिवाइड होगा। जिस तरह से मान लो ये मैंने बना दिया S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। और डेफिनेटली हर सेक्टर के अंदर क्या होंगे, हाउस नंबर होंगे, H1, H2, H3 मान लो, इस तरह से सो ऑन। तो उसने मुझे बता दिया कि मेरा घर जो है, मेरे घर का सेक्टर नंबर ये है और हाउस नंबर ये है। मान लो कुछ भी उसने एक्स वाई बता दिया, तो जैसे ही उसने बताया कि फलां सेक्टर नंबर है मेरा और ये मेरा हाउस नंबर है, तो आप सीधा उसी सेक्टर नंबर के अंदर जाओगे, आप सीधा उसी हाउस नंबर के अंदर जाओगे और 1 मिनट से भी आपको कम टाइम मिलेगा। आप सीधा अपने घर के दोस्त के डोरबेल पे जाके रिंग बजा दोगे कि भाई मैं तेरे घर आ गया। अब ध्यान से देखना, जब तक आपको ये सेक्टर नंबर नहीं पता था,
जब तक आपको ये हाउस नंबर नहीं पता था तब आपका उसके घर पे पहुंचना आसान था, या उस टाइम आपको आसान है जब आपको सेक्टर नंबर और हाउस नंबर पता है। आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसानी वाली बात है, इसमें कौन से पूछने वाली बात है। हम उसके घर में तब पहुंच पाए जब हमें सेक्टर नंबर भी पता था और उसका हाउस नंबर भी पता था। सेक्टर नंबर और हाउस नंबर ने हमारे काम को बिगाड़ा नहीं, हमारे काम को डिफिकल्ट नहीं किया, हमारे काम को आसान कर दिया। ठीक इसी तरह से जो हमारा कोई भी सेक्शन है, कोई भी हमारा एक्ट है, हम सपोज कर लेते हैं आईपीसी है, तो आईपीसी को जिस 511 सेक्शन के अंदर बांटा गया है तो वो सेक्शन हमारे काम को आसान करने के लिए ही बनाए गए हैं, डिफिकल्ट नहीं करते हमारे काम को, हमारे काम को बिगाड़ते नहीं है, ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, हमारे ऊपर बोझ पैदा नहीं करते। हम आसानी से हर एक सेक्शन के ऊपर पहुंच जाएं, इसलिए इसको सेक्शन के अंदर बांटा गया है। सपोज करो मैंने आपको कहा हमें सेक्शन नंबर 300 पे जाना है या 304 के ऊपर जाना है। आप आधी मिनट से भी कम का टाइम लगाओगे, आप सीधा अपनी आईपीसी खोलोगे 304 पे पहुंच जाओगे। आधे मिनट से भी कम टाइम लगाओगे सीधा आप 300 पे पहुंच जाओगे। आधा मिनट भी मैंने ज्यादा बता दिया, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आप सेक्शन 300 या 304 के ऊपर बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। अब सपोज करो आईपीसी के अंदर ये नंबर नहीं दिए होते, पूरी की पूरी आईपीसी पैराग्राफ के अंदर डिवाइड की होती, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैराग्राफ भी नहीं लिखा होता, सिंपल ऐसे होता जैसे ऐसे लिख दिया जाता है, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल लिख दिया जाता है वैसे लिखी होती, तो क्या आप कभी भी 304 के ऊपर 10 मिनट में 10 सेकंड के अंदर पहुंच पाते? 10 सेकंड क्या, आपको तो घंटों लग जाते ये ढूंढने के अंदर कि जो 304 के अंदर बात लिखी हुई है, 300 के अंदर जो बात लिखी गई है वो बात हमें कहाँ मिलने वाली है, हत्या जो है एक वो है कहाँ मिलने वाली है। आप ढूंढते ढूंढते थक जाते, आपको मिलता ही नहीं। कुछ लोग पेज नंबर याद करते, कुछ लोग और कुछ याद करते, पेज नंबर भी याद कर लेते तो आपकी जो बुक थे उस पर किसी और पेज पे पैराग्राफ होना था, किसी दूसरी बुक के आते उस पर किसी और पेज पे पैराग्राफ होना था, तो आप उस सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते। तो एक बात तो हमें समझ आ गई कि जो सेक्शन दिए गए हैं ना, सेक्शन नंबर जो दिए गए हैं वो हमारे काम को आसान बनाने के लिए दिए गए हैं, डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं दिए गए। सर ये बात तो आपकी ठीक है, आसान बनाने के लिए दिए गए हैं, आपकी बात में समझ गया सर, हमें ये बात तो समझ आ गई कि आसान बनाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन सर इसको याद कैसे करें, ये बात अब तक भी समझ में नहीं आई। याद कैसे करना है सर, दिक्कत तो ये है, ये बात तो आपकी समझ आ गई, लेकिन दिक्कत ये है कि इसको याद कैसे करें। अब देखो जो दिक्कत हमें आ रही है कि याद कैसे करें, उसको समझने के लिए फिर से मैं एक बार इस एग्जांपल के ऊपर आ रहा हूँ। सपोज करो आपका जो फ्रेंड था उसने आपको बताया कि मेरा जो घर है वो S4 नंबर सेक्टर के अंदर है, मान लेते हैं यहाँ पर S8 तक सेक्टर है। उसने बता दिया कि मेरा घर जो है वो कहाँ पर है, S4 नंबर सेक्टर के अंदर है। आपने यहाँ से उस कॉलोनी के अंदर एंटर किया, चाहे कहीं से भी किया, XYZ मैं मान लेता हूँ कि आपने यहाँ से उस कॉलोनी के अंदर एंटर किया और आप यहाँ तक बिना किसी देरी के पहुंच गए। आप न कहीं रुके, न कहीं आपने किसी को इधर उधर देखा, न किसी से कुछ पूछा, आप सीधा यहाँ तक पहुंच जाओगे जहां तक आपका सेक्टर नंबर S4 नहीं आता। यहाँ से आप नहीं चलो तो यहाँ से आप चलो तो भी आप सीधा यहाँ तक पहुंच जाओगे, बिना रुके बिना टेंशन लिए अपनी मोटरसाइकिल की हाई स्पीड के ऊपर आप S4 तक पहुंच जाओगे। जब आप S4 पर पहुंच जाओगे तब आप उसके हाउस नंबर को ढूंढने के लिए हो सकता है धीरे चलने लगो, हो सकता है धीरे चलने लगो। और मान लो उसने कह दिया कि मेरा S4 के अंदर X3 जो है वो मेरा हाउस नंबर है, तो आप हो सकता है यहाँ धीरे चलो या सीधा X3 तक आप फुल स्पीड से भी आ सकते हो, नहीं उल्टा भी आप चलो तो X3 तक आप फुल स्पीड से आ सकते हो। मतलब आपके पास एक रेंज आ गई है, आपने जो ये रेंज थी इस रेंज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया कि यहाँ तो मैंने देखना ही नहीं है। आपने जो ये एरिया था, ये पोर्शन था, इस पोर्शन को भी आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, नकार दिया कि इस एरिया को मैंने देखना ही नहीं है। आपने देखा किसको, आपने केवल और केवल इस एरिया को देखा, केवल और केवल इस एरिया को। सर ये हमें क्यों बता रहे हैं, तो पता है सर हमें, आप लो पढ़ाओ ना, तो लो के बारे में बताऊं, सेक्शन के बारे में बताऊं। जिस तरह से इस कॉलोनी को सेक्शन के अंदर बांटा गया था, जिस तरह से इस कॉलोनी को सेक्शन के अंदर बांटा गया था,
ठीक उसी तरह से सेक्टर के अंदर बांटा गया था, ठीक उसी तरह से हमारे हर एक बेयर एक्ट को चैप्टर के अंदर बांटा गया है। यदि आईपीसी की हम बात करते हैं तो जिन लोगों ने आईपीसी को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, एक बार भी यदि ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि हमने हमारी आईपीसी को 23rd चैप्टर के अंदर बांटा हुआ है, 23 चैप्टर के अंदर बांटा हुआ है। तो क्यों न है हम पहले ऐसा करें कि उन 23 चैप्टर को जान लें कि कौन सा चैप्टर कहां से शुरू होता है और कहां तक खत्म होता है। जिस तरह से हमने सेक्टर नंबर 1 जान लिया कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होगा, सेक्टर 2 कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होगा, इसी तरह से यदि हम इसको जान लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 कहां से शुरू होकर कहां पर खत्म होता है, 2 कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होता है, 3 कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म होता है, और इसी तरह से 23 कहां से शुरू होकर 23 कहां पर खत्म होता है, तो हमारा आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि ऐसे आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे, हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा आसान काम हो जाएगा। और हम जो एक बिल्कुल बोलते हैं ना कि आंख बंद करके पत्थर मार रहे थे, आंख बंद करके पत्थर नहीं मारेंगे। अब हम सेक्शन को ढूंढने के लिए एक स्टिक पॉइंट पे चले जाएंगे, कम से कम हम एक रेंज के अंदर चले जाएंगे कि जिस अपराध को हम ढूंढ रहे हैं वो अपराध कम से कम यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। हम बहुत बड़े एरिया को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान से देखो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एक चैप्टर के बारे में पूरा बताऊंगा, थोड़ा सा भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल आप समझिए। हमारी आईपीसी के अंदर चैप्टर नंबर 4 दिया हुआ है, आपने ये थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। तो चैप्टर नंबर 4 हमें बताता है साधारण अपवाद के बारे में, जनरल एक्सेप्शन के बारे में। इसके अंदर वो सभी बातें लिखी गई हैं जो आम भाषा में हमें देखने में लगता है कि अपराध है, लेकिन उनको अपवाद की श्रेणी के अंदर रखा गया है, एक्सेप्शन की श्रेणी के अंदर रखा गया है कि ये अपवाद हैं, ये अपराध नहीं होंगे। और चैप्टर नंबर 4 जो है ये कहां से शुरू होकर कहां तक जाता है, इसका है 76 से शुरू होकर ये जाता है 106 तक। 76 से शुरू होकर कहां तक जाता है, 106 तक जाता है। सपोज करो आपको ये पता है कि चैप्टर नंबर 4 साधारण अपवाद है और इसकी रेंज जो है वो 76 से लेकर 106 तक है। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछ लिया कि भाई आईपीसी के अंदर ये कहां पर लिखा हुआ है कि यदि 7 साल से कम का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं है। ये तो आपने पढ़ा तो होगा, आपको नॉलेज होगा यदि आईपीसी पढ़ी है। तो 7 साल से कम का बच्चा यदि कोई अपराध करता है तो ये अपराध नहीं है। ये कहां पर लिखा हुआ है? आपको सेक्शन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये कौन सा सेक्शन है, लेकिन जैसे ही आप ये सुनो कि ये बात अपराध नहीं है, ये कहां पर लिखी गई है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अपराध नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपवाद है। अपवाद के लिए कौन सा चैप्टर है? अपवाद के लिए कौन सा चैप्टर है हमारे पास? साधारण अपवाद का चैप्टर है 4। उसकी रेंज क्या है हमारे पास? रेंज है हमारे पास 76 से लेके 106। तो आपके पास जो पूरे 511 सेक्शन है ना, उस पूरे 511 सेक्शन में से केवल जो ये हमारे पास 21 सेक्शन है, 30 के लगभग सेक्शन बनते हैं ये, तो केवल इन 30 सेक्शन पे आपका फोकस हो जाएगा। 511 में से केवल 30 सेक्शन, लगभग आपने 480 सेक्शनों को हटा दिया। जो कचरा था ना हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, उसको हमने हटा दिया। अब हमारा फोकस केवल किस पे रहेगा? इन सेक्शन पे रहेगा। तो यदि हमने इसी तरह से हर चैप्टर का नाम याद कर लिया, हर चैप्टर का रेंज हमने याद कर ली कहां से कहां तक जा रहा है, तो क्वेश्चन पे हम स्पेसिफिक एरिया पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन पे हम लगभग एक रेंज के अंदर पहुंच जाएंगे। अब हम आंख बंद करके निशाना नहीं मारने वाले, कम से कम हम निशाना उस टारगेट पे मारेंगे जो हमारे लिए एक एरिया तो दिया हुआ है कम से कम। अब इसके अंदर हमें स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो कैसे याद करना है उसको हम आगे देख लेंगे, लेकिन कम से कम हमें एक बार इतना तो आइडिया हो जाए कि जो अपराध है वो इस रेंज के अंदर है, इससे बाहर नहीं हो सकता। तो हम अब कोशिश करते हैं जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 23 तक जो हमारे पास चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर की हम एक बार रेंज याद करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 23 की रेंज बताऊंगा, कहां से शुरू होता है कहां पर खत्म होता है और उसके अंदर क्या क्या दिया गया है। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, साधारण अपवाद है। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक लाइन का नाम है। लेकिन जब आप आईपीसी को खोलोगे और जो आगे आगे जो दी हुई है,
सूची दी हुई है, जहां पर सेक्शन नंबर 1 से लेकर 511 तक सारे सेक्शन लिखे गए हैं। वहां पर चैप्टर के नाम भी लिखे गए हैं, चैप्टर का नंबर भी लिखा गया है। वहां पर कुछ चैप्टर के नाम बड़े बड़े दिए गए हैं, या इतने बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप चैप्टर नंबर 10 देखते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, इतने बड़े बड़े नाम भी दिए गए हैं। लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि हर उस बड़े बड़े नाम को आप याद करो, पूरा इतना बड़ा नाम याद करो। आप उस बड़े नाम में से कोई भी एक कीवर्ड याद कर लो, कोई भी एक कीवर्ड से उस चैप्टर का नाम याद कर लो। जैसे ही आपके दिमाग में वो कीवर्ड आएगा, पूरे का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में अपने आप घूम जाएगा। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर देखने वाले हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर की रेंज देखने वाले हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इस तरीके को बोला जाता है रेंज मेथड। कौन सा मेथड बोला जाता है, रेंज मेथड। कि कम से कम हम एक रेंज के अंदर आ गए हैं कि जो हमारा अपराध है इस रेंज से लेकर यहाँ तक होने वाला है। तो हम एक रेंज के अंदर आ चुके हैं, तो इसलिए हमने इस मेथड को क्या नाम दिया हुआ है, रेंज मेथड। तो हम रेंज मेथड का यूज करते हुए बड़ी ही आसानी से हर सेक्शन को याद कर सकते हैं, और सेक्शन जो है चुटकियों के अंदर याद हो जाएंगे। दूसरी बात और एक ध्यान से सुनना, भी सेक्शन याद करते समय यदि आपके मन के अंदर ये वहम है कि मैं एक दिन बैठूंगा, 2 घंटे बैठूंगा, अच्छे से बॉर्नविटा पी के बैठूंगा, अच्छी एनर्जी लगा के बैठूंगा, अपनी बाजू ऊपर करके 2 घंटे में सेक्शन नंबर 1 से लेकर 511 तक डालूंगा, सेक्शन नंबर 1 के अंदर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये, तो कभी भी किसी भी सूरत के अंदर आपको सेक्शन याद होने वाले नहीं है। सेक्शन आपको ग्रेजुअली याद होंगे, धीरे धीरे याद होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, रेंज मेथड में हम जाएंगे, रेंज में तो आगे सेक्शन हमें इस तरह से धीरे धीरे याद होने वाले हैं। आप ध्यान से देखना, पहली बात तो हम ये जो क्वेश्चन अपने आप से करते हैं, सेक्शन कब याद होंगे, सेक्शन कैसे याद होंगे, ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। एग्जाम्पल ध्यान से देखो आप, मान लो आप इमेजिन करो अपने स्कूल टाइम को, जब आप अपने स्कूल के अंदर थे, पढ़ा करते थे, उस टाइम 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर आपके कुछ न कुछ रोल नंबर रहे होंगे। टीचर डेली क्या करते थे, अटेंडेंस बोला करते थे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, और हम अपने अटेंडेंस बोला करते थे। टीचर ने कभी हमारा नाम नहीं लिया होगा। और आपको ये भी पता होगा कि यदि आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो आपको 50 में से 50 के नहीं तो कम से कम 40 बच्चों के तो आपको रोल नंबर याद थे ही थे। आप रोल नंबर से जानते थे कि ये रोल नंबर उस बच्चे का है, ये रोल नंबर उस बच्चे का है। क्या आपने कभी बैठ के याद किया कि रोल नंबर 1 इसका है, रोल नंबर 2 इसका है, रोल नंबर 3 इसका है? मुझे तो लगता नहीं कभी याद किया होगा। मैंने तो नहीं किया, हो सकता आपने किया हो, लेकिन आपने भी याद नहीं किया किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर इस हिसाब से कि रोल नंबर 1 इसका है, रोल नंबर 2 इसका है। फिर आपको रोल नंबर याद कैसे हो गए? वो रोल नंबर आपको याद हो गए कि बार बार वो रोल नंबर प्रैक्टिस के अंदर आया करते थे। डेली टीचर जब क्लास के अंदर आया करते थे, टीचर डेली रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 बोला करते थे, और डेली वो हमारा जो जान पहचान का व्यक्ति था वो डेली उस रोल नंबर के ऊपर हाथ उठाया करता था, यस सर बोला करता था। तो हमारे माइंड के अंदर हमारा जो दोस्त था उसकी इमेज भी क्रिएट थी, उसकी इमेज को भी हमारे माइंड ने कैच कर रखा था, और हमारे माइंड ने उस नंबर को भी कैच कर रखा था। नंबर भी हमारा माइंड के लिए जाना पहचाना था, चिर परिचित था। उस दोस्त की इमेज भी हमारे लिए चिर परिचित थी। हमारे माइंड ने दोनों चीजों को लिया, इकट्ठा कर लिया, और हमारे माइंड के अंदर फिक्स कर लिया कि रोल नंबर 4 किसका है, अनमोल कुमार का है। तो इसी तरह से जब धीरे धीरे हम डेली प्रैक्टिस के अंदर लाएंगे ना एबीसी को, हमारे माइंड के अंदर अपने आप ये सेक्शन क्या होने शुरू हो जाएंगे, याद होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने आप याद होंगे बहुत लंबा प्रोसेस है। उससे पहले हमें साइंटिफिक तरीके से, थोड़े से स्मार्ट वे के अंदर, स्मार्ट टेक्निक को यूज करते हुए हमने सेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करनी है। कौन सा सेक्शन कहां पर है, हम धीरे धीरे करते, जैसे मैंने अभी आपको रेंज मेथड बताया है। आगे हर चैप्टर जो है फिर डिवाइड है, आप ध्यान से देखना, अपनी आईपीसी कोड की देखना, हर चैप्टर जो है आगे 2-2 पार्ट के अंदर, 3-3 पार्ट के अंदर फिर से डिवाइड है। जैसे मैंने अभी साधारण अपवाद का आपको एग्जांपल दिया, ये चैप्टर फिर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक साधारण अपवाद है, दूसरा प्राइवेट डिफेंस है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। तो ऐसे हर चैप्टर जो है ना अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड है। हर चैप्टर को हम पहले रेंज याद करेंगे, उसके बाद सब रेंज याद करेंगे, फिर अंदर जाते जाते हैं प्रॉपर स्टिक सेक्शन तक कैसे पहुंचना है, इस बात को भी हम जान लेंगे। सेक्शन याद कैसे होंगे इसकी जिम्मेवारी मेरी है। मैं आपको एक एक सेक्शन याद करवा के छोड़ूंगा जब तक हमारी आईपीसी कंप्लीट नहीं हो जाती। जिस दिन हम हमारी क्लास के अंदर ये कह देंगे ना कि आज हमारी आईपीसी कंप्लीट हो रही है, उस दिन वादा है मेरा आपसे, एक कॉन्टैक्ट मिला के मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि उस दिन आपको आपका हर एक सेक्शन 1 से लेकर
511 अंक का हर सेक्शन भी आपको याद होगा। बस आपको करना क्या होगा, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको चलना होगा। जो जो होमवर्क मैं आपको दूं, होमवर्क कुछ नहीं होता, जो यहाँ बताया गया है उसको एक बार रिकॉर्ड करने का होता है। तो यदि आपने होमवर्क किया, मेरे साथ साथ किया, तो डेफिनेटली 100% वादा कर सकता हूँ, आपसे गारंटी दे सकता हूँ आपको, जिस दिन हम आईपीसी का इति शुरू करेंगे उस दिन आपको 1 से लेकर 511 तक सारे सेक्शन याद होंगे। तो अभी हम करते हैं शुरुआत हमारे रेंज मेथड की। और रेंज मेथड के अंदर हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 से लेके 511 तक के जो 23 पार्ट किए गए हैं, हमने 23 चैप्टर में जिनको डिवाइड किया गया है, उन चैप्टर को जानने की कोशिश करते हैं कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं और उस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर 5 सेक्शन हैं, 1 से लेके 5 तक, और उसका नाम है हमारे पास, यदि हिंदी में लिखूं तो प्रस्तावना और इंग्लिश में लिखें तो प्रीलिमिनरी। इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। हर बेर एक्ट का आपको पता है प्रस्तावना दी होती है, प्रीलिमिनरी पार्ट दिया होता है। इसमें केवल ये बताया गया है एक्ट कब लागू होगा, कहां कहां पर लागू होगा, कहां कहां पर इसका प्रभाव होगा, इसका नाम क्या है, जो कॉमन बातें होती है एक्ट के बारे में वो कहां पर लिखी होती है, प्रस्तावना के अंदर लिखी होती है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कहां से कहां तक है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक है, और क्या नाम है इसका, प्रस्तावना। चैप्टर नंबर 2, कुछ एक बातें जो है अभी आपको साथ के साथ ध्यान रखते हुए जाना है, क्योंकि जितना हम धीरे धीरे ग्रेजुअल वे में सीखते चले जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है। हम ये सीख रहे हैं, इसके साथ साथ यदि बीच में कुछ मैं आपको एडिशनल बात बताऊं तो उसको भी आपने नोट डाउन करते रहना है। यदि आप रियल के अंदर आउटपुट चाहते हैं तो अपनी नोटबुक अपने साथ रखें, नोटबुक के अंदर आप उतारते चले जाएं, अच्छे से अपने नोट्स बनाए, वो नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। केवल सुनने मात्र से हमें वो आउटपुट नहीं मिलता जिस आउटपुट को हम चाहते हैं। इसलिए आपसे मैं उम्मीद करूंगा, और रियल में आप यदि आउटपुट चाहते हैं, हमसे अच्छी आउटपुट चाहते हैं, और आपका जो सपना है उस सपने को अचीव करना चाहते हैं, अपनी नोटबुक पास रखें। यदि वीडियो के साथ साथ आप उतार सके बहुत अच्छी बात है, वरना वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि आपके यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है, पॉज कर करके आप उसकी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स इज ऑलवेज यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चैप्टर नंबर 1 हमने देखा, 1 से 5 तक। प्रस्तावना का क्या है, प्रीलिमिनरी इंग्लिश में कहते हैं, सेक्शन नंबर 1 से 5 तक है। सेक्शन नंबर, यदि मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूं तो ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A तक। 6 से लेके कहां तक है, 52A तक है, और इसका जो नाम है वो है जनरल एक्सप्लेनेशन, साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आप इसके आंसर को जानने की कोशिश करना। और जितने भी आप बेर एक्ट पढ़ोगे ना, उस बेर एक्ट के अंदर लिखा होता है साधारण जनरल डेफिनेशन, परिभाषाएं, साधारण परिभाषा लिखा होता है, जनरल डेफिनेशन लिखा होता है, लेकिन हमारी आईपीसी के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर डेफिनेशन क्यों नहीं लिखा हुआ? हर एक, देखो हमारे एक्ट के अंदर यदि एक एक शब्द लिखा हुआ है ना, तो उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मतलब है, इसीलिए लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं लिखा होता। यहाँ पर डेफिनेशन लिखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। क्या लिखा है, स्पष्टीकरण। तो ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने स्पष्टीकरण क्यों लिखा है, एक्सप्लेनेशन क्यों लिखा है, प्रस्तावना क्यों, परिभाषा क्यों नहीं लिखा। यदि आप इसका आंसर जान पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आप नहीं जान पाते हैं तो कल मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आज अभी तक के लिए मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ता हूं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास सेक्शन 6 से लेकर 52A, क्या नाम था, साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है 53 से 75 तक, 53 से लेके 75 तक, और इसका नाम क्या है हमारे पास, पनिशमेंट। आईपीसी के अंदर कितने टाइम की पनिशमेंट दी गई है, कौन कौन सी पनिशमेंट है, कब कब दी जा सकती है, उस सब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पनिशमेंट बोले तो सजा। चैप्टर नंबर 4 मैं आपको बता चुका हूँ, शायद आपको याद भी होगा, मैंने यही बताया है। बताइए कहां से कहां तक था, 76 से लेके 106 तक था। क्या नाम था, साधारण अपवाद, जनरल
एक्सेप्शन, साधारण अपवाद। फिर यहाँ पे मैं फिर एक क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है साधारण अपवाद। तो क्या कोई स्पेशल अपवाद भी होते होंगे? देखो जहां पे क्वेश्चन बन सकता है ना वहां पे क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करो कि यहाँ ये स्पेसिफिक वर्ड यही क्यों लिखा, इसके जगह ये भी हो सकता है क्या, यदि साधारण लिखा हुआ है तो क्या कोई स्पेशल भी हो सकता है। आप आंसर ढूंढने की कोशिश करना, आंसर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और यदि आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको कल तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन कल तक आप कोशिश करना, आंसर जानने की कोशिश करना कि भाई साधारण अपवाद क्यों लिखा उन्होंने, स्पेशल अपवाद क्यों नहीं लिखा। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5, 107 से लेके 120 तक, 107 से लेके 120 तक, और इस चैप्टर का नाम है अबेटमेंट। अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण क्या होता है? किसी ने कहा कि ये काम कर दे, उसने कर दिया, तो जो कहने वाला कि ये काम कर दे वो क्या कर रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है, उस एक्ट को कहते हैं अबेटमेंट। पूरी डिटेल में हम कल पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हमने सेक्शन 5 है हमारे पास अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। यदि हम सेक्शन नंबर 1 से लेके 120 तक यदि हम बात करते हैं तो यहाँ तक हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं आया है। देख लो आप, कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस आया हो, इस अपराध के लिए सजा, कुछ भी स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं आया है, ये सब जनरल बातें हैं। अपराध आने हमारे पास अब से शुरू होते हैं, तो 120 तक हमारे पास कोई भी अपराध नहीं है। अपराध जो है हमारे पास शुरू होते हैं कहाँ से, 120 के बाद, और 120 के बाद यहाँ पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया था, चैप्टर नंबर 5A। 5A के अंदर हमारे पास केवल 2 धाराएं हैं, 120A और 120B। 120A और 120B केवल 2 ही धाराएं हैं, और इसका नाम है आपराधिक षड्यंत्र। क्या नाम है? आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र क्या है हम चर्चा करेंगे कल। उसके बाद हमारे पास छठा जो है वो है 121 से लेकर 130 तक, 121 से लेके 130 तक। जैसे मैंने आपको बोला था, यदि हम केवल एक कीवर्ड से याद कर सकते हैं तो हम एक कीवर्ड से याद कर लें। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है, तो यदि हम अगेंस्ट स्टेट याद कर लेते हैं, केवल एक कीवर्ड याद कर लेते हैं स्टेट, तो हमारा काम चल जाएगा। तो राज्य के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं वो 121 से 130 तक आते हैं, और आपको पता होगा कल मैंने आपको 121 का एग्जांपल भी दिया था ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट का क्या होता है। 121 से 130 चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आता है, उसकी रेंज हमारे पास है 131 से लेके 140, 131 से लेके 140। और ये जो 7वां चैप्टर हमारे पास है, ये हमारे पास चैप्टर है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मेंबर से रिलेटेड। आप ये लिख लो, से संबंधित। इससे आप ये आइडिया मत लगाना कि आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स के मेंबर के द्वारा किया जाना, द्वारा नहीं है, मैं इनसे बोल रहा हूँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मेंबर जो हैं उनसे रिलेटेड जो अपराध हो सकते हैं, उनसे संबंधित जो अपराध हो सकते हैं, उनका वर्णन कहाँ पे किया गया है, चैप्टर नंबर 7 में किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 131 से लेके 140 तक। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है 141 से लेके 160, 141 से लेके कहाँ तक है 160। और ये चैप्टर है हमारे पास लोक प्रशांति। बलवा हो गया, दंगा हो गया, अनलॉफुल असेंबली हो गई, लोक प्रशांति, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो अब तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए भाई? 8 चैप्टर पढ़ लिए। दोबारा से एक बार देखो, चैप्टर नंबर 1 से 5 देखो। चैप्टर की रेंज याद करनी है ना, तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, मेरे पीछे बोलना पड़ेगा, चाहे आप अकेले में बैठे हो, चाहे सबके साथ बैठे हो। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी जोर जोर से बोलिए, कोई बात नहीं भाई। आपको पागल कह दे रहा है, क्या फर्क पड़ता है, वो ये कह रहा है अकेला बोल रहा है, बोलने तो बोलने में क्या जा रहा है। जब हम पागल बनेंगे तभी हम अपनी कुर्सी को पाएंगे, ये हमेशा ध्यान से रखना। जो हमारा ड्रीम है, जो हमारी मंजिल है, उस तक हम केवल तभी पहुंचेंगे जब हमें लोग पागल कहना शुरू कर दें। तो जब यदि आप रियल में सीरियस हो, रियल में यदि आप पढ़ाई करना चाहते हो, सीरियस वाली पढ़ाई करना चाहते हो, तो मेरे साथ साथ इनको बोलिए, रिकॉल कीजिए। जितना आप रिकॉल करेंगे ना, उतना ही आपके लिए फायदा है, उतना ही आपको जल्दी
याद होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है, प्रस्तावना, कहाँ से कहाँ तक है 1 से 5। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है, जनरल एक्सप्लेनेशन है, साधारण स्पष्टीकरण है, कहाँ से कहाँ तक है 6 से लेकर 52 तक। चैप्टर नंबर 3 क्या है, पनिशमेंट, कहाँ से कहाँ तक 53 से 75। चैप्टर नंबर 4 क्या है, जनरल सेक्शन, साधारण अपवाद, कहाँ से कहाँ तक 76 से 166। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, दुष्प्रेरण या अबेंडमेंट 107 से लेके 120 तक। अब चैप्टर नंबर 5A हमारा क्या है, आपराधिक षड्यंत्र 120A और 120B केवल 2 है, नए चैप्टर जोड़ा गया है। चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध, कहां से कहां तक 131 से 130 तक। चैप्टर नंबर 7 क्या है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मेंबर से संबंधित अपराध है, 131 से लेके 140 तक। और चैप्टर नंबर 8 जो हमने लास्ट में किया है वो क्या है, 141 से लेके 160 तक। तो चैप्टर का नाम क्या है, लोक प्रशांति या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है 161 से लेके 171 तक। कहां तक है, 161 से लेके 171 तक। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ऑफेंस बाय द पब्लिक सर्वेंट। याद रखो क्या यूज कर रहा हूं मैं, बाय। लोक सेवक के द्वारा अपराध, लोक सेवक के खिलाफ की बात नहीं की जा रही है, लोक सेवक के द्वारा किया जाने वाला ऐसा अपराध जो कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, उनका जिक्र हमारे पास कहाँ है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर है। चैप्टर नंबर 9 कहाँ से कहाँ तक है, 161 से लेके 171 तक। उसके बाद एक नया चैप्टर जोड़ा गया है 9A, 171A से लेके I तक है। और ये है हमारे पास इलेक्शन, चुनावों से संबंधित। दो चैप्टर और हमने देख लिए। चैप्टर नंबर 9 कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर नंबर 9 161 से लेकर 171 तक। किससे संबंधित है भाई, लोक सर्वेंट के द्वारा किया गया अपराध, पब्लिक जो है, लोक सेवक जो है उसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया अपराध। और चैप्टर नंबर 9A क्या कहता है, 171A कहाँ से कहाँ तक है, 171A से लेके I तक है। और उसका नाम क्या है, इलेक्शन से संबंधित जितने भी अपराध है वो इसके अंदर आते हैं। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है 172 से लेके 190 तक। कहां तक है, 172 से लेके 190 तक। और ये क्या कहता है, ये कहता है कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की जो अथॉरिटी है उसका कंटेम्प्ट करना। एक हिसाब से मैं कह सकता हूं लोक सेवक के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनका सेक्शन हमारे पास कौन सा है, 172 से 190। देखो लोक सेवक के लिए 2 हमारे पास चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 भी लोक सेवक के बारे में है, चैप्टर नंबर 10 भी लोक सेवक के बारे में है। रफ आइडिया में हम ये याद कर सकते हैं, लोक सेवक के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं वो कहाँ पे आएंगे, सेक्शन नंबर 9 के अंदर। और लोक सेवक के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं, जो काम करने का लोक सेवक का काम दिया गया था उसको काम नहीं करने दिया जा रहा, या लोक सेवक के खिलाफ जो अपराध किया जा रहा है वो हमारे पास कहाँ आएगा, चैप्टर नंबर 10 के अंदर आएगा। क्या नाम है, कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक के जो विधि विरुद्ध काम है, विधि संगत काम है, उसमें क्या करना, उसका कंटेम्प्ट करना, अवमानना करना। अब हमारे पास अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 कहाँ तक है, 191 से 229A तक। कहाँ से कहाँ तक है, 191 से लेके 229A तक। लोक सेवक के विरुद्ध अपराध हमारे पास था। 11वां हमारे पास है फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस, झूठे साक्ष्य। यदि झूठे साक्ष्य पेश किए जाते हैं, किस लिए पेश किए जाते हैं, इसलिए पेश किए जाते हैं कि लोक न्याय नहीं मिले, पब्लिक को न्याय नहीं मिले, इसके लिए क्या पेश किया जा रहा है, झूठा साक्ष्य पेश किया जा रहा है, जिसको कहते हैं लोक न्याय के खिलाफ झूठे साक्ष्य पेश करना। यदि ऐसा कोई झूठा साक्ष्य पेश किया जाता है जो लोक न्याय के लिए हमारे पास क्या हो, लोक न्याय मिलने में देरी करे या लोक न्याय मिलने में हमें असुविधा प्रकट करे, तो ऐसे जो ऑफेंस है उनको क्या कहते हैं, झूठे साक्ष्य पेश करने वाले ऑफेंस, फॉल्स एविडेंस के ऑफेंस। और वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं हमारे पास, 191 से लेके 229 के बीच में। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 है 230 से लेके 263। 230 से लेके कहां तक है, 263, 232, 263। और ये किसके बारे में है, कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प के बारे में।
दो पार्ट में बांटा हुआ है। पहला पार्ट है कॉइन के बारे में, सिक्कों के बारे में, और दूसरा पार्ट जो है वो किसके बारे में, गवर्नमेंट स्टाम्प्स के बारे में। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। देखो चैप्टर की यदि ये आपको सीरियल नंबर याद नहीं है ना, कोई बात नहीं, आपको केवल इतना याद रह जाए कॉइन एंड गवर्नमेंट जो स्टाम्प है उसके बारे में चैप्टर है। वो कहाँ से कहाँ तक है, 230 से लेके 263 तक है, चैप्टर नंबर 12 था। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 13, 264 से लेके 267 के बारे में। 264 से 267 5 सेक्शन हैं, और ये किसके बारे में डील करते हैं, ये डील करते हैं वेट एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 264 से लेकर 267 तक, 264 टू 267 किसके बारे में, भार तथा मापन के बारे में है। वेट एंड मेजरमेंट का मतलब क्या है, भार तथा मापन के बारे में है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है वो है लोक उत्पत्ति जो होता है, लोक उपद्रव होता है, पब्लिक न्यूसेंस जिसको कहते हैं। 268 से लेके 294 ए तक, 268 से लेके 294 ए तक क्या है, पब्लिक न्यूसेंस। टू 268 से लेके कहां तक है, 294 ए तक है, और चैप्टर का नाम क्या है, पब्लिक न्यूसेंस, लोक उत्पाद या लोक उपद्रव लिख देता हूं मैं, लोक उत्पाद। और हम इस पेज पे एक चैप्टर वो लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमारा है धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है, रिलीजन से संबंधित, धर्म से संबंधित। केवल 4 सेक्शन है उसके अंदर, 295 से लेके 298 तक किसके बारे में है, धर्म या रिलीजन, धर्म या रिलीजन से संबंधित। तो इस स्क्रीन पे हमने कौन कौन से पढ़े, सेक्शन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 कहां से कहां तक, 161 से लेके 171 तक क्या नाम है, बाय पब्लिक सर्वेंट। 9A 171A से लेके 170I तक क्या नाम है, इलेक्शन। 10 172 से लेके 190 तक क्या नाम है, कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 कहां से कहां तक, 191 से लेके 229A तक क्या नाम है, फॉल्स एविडेंस। किसके लिए, लोक न्याय की विरुद्ध फॉल्स एविडेंस। चैप्टर नंबर 12 क्या है, 230 से लेके 263 तक क्या नाम है, कॉइन और गवर्नमेंट स्टैम्प। दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट है कॉइन का, दूसरा किसका है, गवर्नमेंट स्टैम्प का। चैप्टर नंबर 13 क्या है, 264 से लेके 277 तक, केवल 5 सेक्शन हैं। किसके बारे में है, वेट और मेजरमेंट, भारतोल जो नापतोल होता है ना, बाट कैसे होंगे, तुला कैसे होगी, उसके बारे में है। चैप्टर नंबर 15 जो है वो क्या है हमारे पास, पब्लिक न्यूसेंस का है, लोक उत्पाद या लोक उपद्रव भी कह सकते हैं इसको। तो आपने सुना होगा ना, धारा 144 लगा दी जाती है सीआरपीसी के तहत। वो इसी हम सीआरपीसी को रिलेट करेंगे 14 से। वो इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। आपको पता होगा कि लखीमपुर के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, जो किसानों को कुचल के मार दिया गया, वहाँ पे प्रियंका गांधी गई थी, जो आम आदमी के हैं, संजय जो चौधरी हैं शायद वो गए थे, या दीपेंद्र हुड्डा गए थे, उनको वहाँ जाने से रोक दिया गया। तो वो यही इन्हीं में से कोई एक अपराध हो रहा था शायद, इसलिए उनको रोका गया। और अगला हमारा है चैप्टर नंबर 15, 295 से लेकर कहाँ तक है, 298 तक है, और ये किससे संबंधित है, धर्म से संबंधित है। तो हमने इस स्लाइड के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 के बारे में जाना है। तो एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन से दूर हट जाता हूँ। यदि आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्क्रीन से दूर हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम बात करेंगे आगे वाले चैप्टर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ अब तक जितने भी हमने 15 चैप्टर पढ़े हैं, वो 15 की 15 आपको अच्छे से एक बार याद हो गए होंगे। अब इनको आप 2, 3, 4, 5 बार, जितनी बार आप पढ़ सको, कल की क्लास से पहले आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। याद कैसे करना है वो आप मुझसे अच्छे तरीके से जानती हो, क्योंकि अब तक आपने LLB कर चुके हो। आप कम से कम 15 के साल तो भाई पढ़ चुके हो ना। यदि इतना आपका पढ़ने का अनुभव है तो आप याद कैसे करना है ये तो आपको पता है, वरना मैं भी बताऊंगा कैसे याद करना है। जिस वे में आप अब तक याद करते आए हो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये जितने भी ऑफेंस अब तक हमने देखे हैं, ये ऑफेंस उतने ग्रेव नहीं है। अब हम जो चर्चा करेंगे
जो भारी भरकम हमारे पास चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर थे, किसी में 20 सेक्शन है, किसी में 15 सेक्शन है। अब जो हमारे पास 3-4 सेक्शन आने वाले हैं, ये आईपीसी की जान है, सबसे भारी भरकम चैप्टर है। और सबसे भारी चैप्टर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 आप अपने आप आइडिया लगा सकते हो, शुरू कहाँ से होता है? 299 से। कहाँ से शुरू होता है? 299 से शुरू होता है, आपराधिक मानववध से शुरू होता है। और कहाँ तक जाता है? ये जाता है हमारे पास 377 तक। लगभग मैं कह दूं 80 सेक्शन इसके अंदर है, लगभग 80। 79 बनते हैं, लगभग मैं मान लेता हूँ 80 सेक्शन। कहाँ से कहाँ तक है? 299 से लेके 70 तक। क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी। जितने भी ऑफेंस हम हमारी बॉडी के अगेंस्ट देखते हैं, चाहे मारपीट का हो, चाहे चोट का हो, चाहे हत्या का हो, मर्डर का हो, रेप का हो, जितने भी, चाहे किडनैपिंग का हो, अकर्षण का हो, जितने भी ऑफेंस हम हमारी बॉडी के अगेंस्ट देखते हैं, वो सारे के सारे किस रेंज के अंदर आते हैं? 299 से लेके 377 के रेंज के अंदर आते हैं। चैप्टर नंबर 17 इतना जितना बड़ा चैप्टर नंबर 16 हमारे पास है, लगभग इतना ही बड़ा हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है। 378 से लेके 462 तक। 378 से लेके 462 तक ये बॉडी था। तो ये क्या है? हमारे पास प्रॉपर्टी है। चैप्टर नंबर 16 किससे रिलेटेड था? बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस थी। और चैप्टर नंबर 17 किससे रिलेटेड हमारे है? प्रॉपर्टी से। चोरी हो गई, डाका हो गया, लूट हो गया, ये सभी किससे रिलेटेड है भाई? चाहे एक्सटॉर्शन हो गया, धमकी देके बेसिस क्या बोलते हैं उसको? एक्सटॉर्शन को उद्यापन बोलते हैं वैसे तो, ठीक है ना। ये सब हमारे पास जो पैसे से संबंधित जितने भी अपराध है, प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे इसको? संपत्ति बोलेंगे इसको। और इसको क्या बोलेंगे? शरीर से संबंधित जितने भी ऑफेंस है, वो सब के सब हमारे पास कौन से चैप्टर के अंदर है? चैप्टर नंबर 16। 299 से लेके कहां तक? 377। किस रिलेटेड है? बॉडी रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 17 378 से लेके 462 किस रिलेटेड है? प्रॉपर्टी से संबंधित हमारे पास अपराध है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 18 463 से 489। 463 से लेके 489। अब भाई आपके पास बॉडी थी तो आपने क्या बना ली? प्रॉपर्टी बना ली। ये आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा था, बॉडी ठीक ठाक काम कर रही, तभी प्रॉपर्टी बनाई होगी ना। अभी प्रॉपर्टी बना ली है आपने, तो क्या चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट चाहिए। क्या चाहिए प्रॉपर्टी के आपको? जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी किस काम की? या प्रॉपर्टी है तो आपको क्या चाहिए? प्रॉपर्टी मार्क चाहिए। प्रॉपर्टी मार्क, दस्तावेज या संपत्ति चिन्ह। ये क्या होता है अपने देखेंगे आगे जाके, दस्तावेज क्या होते हैं, संपत्ति चिन्ह क्या होते हैं। तो अगला हमारा चैप्टर जो है 18वां चैप्टर 463 टू 489 तक है, किससे संबंधित है? दस्तावेज या किससे संबंधित है? संपत्ति चिन्ह। इसके अंदर जो मेन बात हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूट रचना, फोर्जरी, जाली दस्तावेज बनाना, वो किसके अंदर हम पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 18 के अंदर रेंज क्या है उसकी? 463 से लेके 489 तक। चैप्टर नंबर 19 नहीं भाई, अभी हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर ही, नया चैप्टर तो नहीं बनाया गया था, लेकिन कुछ 5-6 सेक्शन और जोड़े गए थे। 490 ए से लेके ई तक 5 सेक्शन और जोड़े गए थे। इसको नया नाम नहीं दिया, जैसे हमने देखा औरों को तो नया नाम दिया हुआ था, जैसे 9th ए लिखा हुआ था ना, 5th ए हमने देखा, 9th ए देखा, इसको ये नाम तो नहीं दिया, लेकिन नया चैप्टर जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया है करेंसी से संबंधित। करेंसी या मैं कह दूं जो हमारे नोट होते हैं, रुपए होते हैं, उनसे संबंधित नया चैप्टर जोड़ा गया था 489 ए से लेके ई तक। अब हम आ जाते हैं कहां पर? 19 नंबर। 19 नंबर जो है 490 से लेके 492। कहने को तो इसमें 3 सेक्शन हैं, 490 से लेके 492, 90, 91, 92, लेकिन 90 भी डिलीट हो चुका है, 92 भी डिलीट हो चुका है। केवल हमारे पास एक सेक्शन बचा हुआ है, वो कौन सा बचा हुआ है? 491। काफी सेक्शन डिलीट है इसके अंदर, जैसे हमने पढ़ा था ना, नॉर्मल पढ़ा था 131 से 161 से 171 वाला, इसके अंदर पहले के 5 है वो डिलीट कर चुके हैं। तो काफी सेक्शन ऐसे पढ़ने वाले हैं हम जो डिलीट हो चुके हैं, या काफी सेक्शन ऐसे हैं जो नए जुड़े गए हैं। जैसे हमने देखा ये नया जुड़ा गया बाद के अंदर, ये देखा 229 ये नया जुड़ा गया है, ये नया जुड़ा गया है। तो कुछ एक को हटा दिया गया है, कुछ एक नए भी जोड़े गए हैं। तो चैप्टर नंबर 19 हमारे पास क्या है? 490 से लेके 492 तक, और ये हमारे पास है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग।
आपके ऊपर आपने कोई स्मिता कर रखी थी, उसको आप क्या कर देते हो, भंग कर देते हो। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था आपने, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हो, भंग कर देते हो। आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी थी, आप उस जिम्मेवारी को मानते नहीं, उसकी अवहेलना करते हो, तो कौन सा आप अपराध कर रहे हो, 490 से 492। आज के टाइम मेरी बात को अकेला हमारे पास ऑफेंस है 491 का ऑफेंस है जो आप कर रहे हो, और वो किससे संबंधित है, हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 19। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 20 आ जाता है। वैसे तो इस चैप्टर से संबंधित क्या बन चुका है, पूरा कानून बने हुए हैं, कई कानून बने हुए हैं, क्या विवाह से संबंधित है। चैप्टर नंबर 20 हमारे पास किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। आप जानते हो बहुत सी हमारे पास कानून बने हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, मुस्लिम कोड हमारे पास अलग से बना हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास अस्तित्व के अंदर है। चैप्टर नंबर 20 कहाँ तक है, 493 से लेकर 498। 493 से 498 किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित जितने भी अपराध हैं वो हमारे पास कहाँ आते हैं, चैप्टर नंबर 20 के अंदर। वैसे तो इसी का ही पार्ट है, लेकिन इसको चलो 20A लिख देता हूँ। 20A के अंदर केवल एक धारा है 498A। वो क्या है, वो है क्रूरता, पति या पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। मैं छोटा सा नाम देता हूँ, विवाहित विवाह क्रूरता नाम देता हूँ। चलो आप इस नाम से याद रख लो। पूरा नाम जो है, पति अथवा पत्नी के नातेदारों के द्वारा क्रूरता, क्रूरलिटी बाय द रिलेटिव ऑफ द वाइफ एंड वाइफ और हस्बैंड। अपने इसको नाम याद रखते हैं, विवाह क्रूरता, या इन दोनों को अपने एक चैप्टर में याद रख सकते हैं। 493 से 498 तक है, किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है, दोनों के दोनों। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 के अंदर केवल 3 सेक्शन है हमारे पास। 499 से लेकर 5 तक है, 502 तक है। डिफेमेशन, या मैं कह दूं मानहानि, डिफेम। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं लिखेंगे, केवल मैंने कहा कि हम केवल एक नाम याद रखेंगे और उस नाम के द्वारा हम पूरे चैप्टर को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास है 503 से लेकर 510 तक। आपराधिक अभित्रास, क्या नाम है, आपराधिक अभित्रास। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्या नाम है, क्रिमिनल, दिखाई दे रहा होगा आपको शायद, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और लास्ट में हमारे पास केवल एक सेक्शन बचता है, चैप्टर नंबर 23, सेक्शन नंबर है 511, और ये किसके बारे में है, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास। कोई भी ऑफेंस होता है उसमें से ऑफेंस को निकाल दिया जाए, ऑफेंस को निकालने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको हम क्या कहते हैं, अटेम्प्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास पूरी आईपीसी को हमने कितने पार्ट में बांटा हुआ है, 23 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 23 तक मैंने लिख दिया। दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक बार 15 तक हम रिकॉर्ड कर चुके थे। चैप्टर नंबर 16 कहाँ से कहाँ तक है, 299 से लेके कहाँ तक है, 377 तक। किससे रिलेटेड ऑफेंस है, बॉडी से संबंधित अपराध। चैप्टर नंबर 17 378 से 462 तक किससे संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित। चैप्टर नंबर 18 463 से लेके 489 तक किससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी मार्क। उसके बाद 18A नया जोड़ा गया, 18A नाम नहीं दिया गया लेकिन नए जोड़े गए हैं। 489 से A से लेके 489E तक किससे संबंधित है, करेंसी। 490 से 492 तक 3 सेक्शन कहने को है, 2 रिलेट हो चुके हैं। अस्तित्व में हमारे पास केवल एक सेक्शन है, 491 किससे संबंधित है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 20 विवाह से संबंधित है, 493 से लेकर 498 तक, लेकिन एक नया सेक्शन बाद में जोड़ा गया 490, जिसको हम क्या बोलेंगे, विवाहोत्तर क्रूरता बोल सकते हैं, क्रूरलिटी आफ्टर द मैरिज बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 21 क्या कहता है, 499 से लेकर 502 तक, डिफेमेशन मानहानि। चैप्टर नंबर 22 क्या कहता है, आपराधिक अभित्रास 503 से लेकर 510 तक। और चैप्टर नंबर 23 हमारे पास क्या कहता है, 511 अटेम्प्ट। ये जो हमारे पास, ये लो एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसके लिए क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। वैसे मैं तो कहूंगा आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, लेकिन यदि आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसके आप कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, ये आपके लिए क्या होगा, काफी फायदेमंद होगा। अब ध्यान से देखना, वैसे तो आपको याद करना आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बोला कि आपने रेंज याद करनी है, तो बहुत से स्टूडेंट मेरे जैसे होंगे जिन्होंने क्या करना शुरू किया होगा, चैप्टर नंबर 1 प्रस्तावना 1 से 5, चैप्टर नंबर 1 प्रस्तावना 1 से 5, 1 प्रस्तावना 1 से 5, 2 जनरल एक्सप्लेनेशन 6 से 52, 6 से 52, ऐसे आपने याद करना शुरू कर दिया होगा। ऐसे आप याद मत कीजिए, रट्टा मत मारिए, ध्यान से देखिए। यदि मैं चैप्टर नंबर, चलो यहाँ से देखता हूँ, यदि मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 16 की, कहाँ से शुरू है, 299 से लेके कहाँ तक है, 377 तक है। यदि मैं अकेला इसका 299 याद कर लेता हूँ, चैप्टर नंबर 17 का मैं क्या याद कर लेता हूँ, अकेला मैं क्या याद कर लेता हूँ, 378 याद कर लेता हूँ, तो क्या मुझे 377 को याद करने की जरूरत है? आप खुद बताइए ऑब्जर्व करके कि क्या मुझे इसको याद करने की जरूरत है? जब मैंने 299 याद कर लिया, जब मैंने 378 याद कर लिया, तो ऑब्वियस है ना, जहां से अगला चैप्टर शुरू होगा वहीं पर तो पिछला खत्म हुआ होगा। थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ ना अपने माइंड के अंदर। सारा याद क्यों कर रहे हो जैसे पहली क्लास का बच्चा याद करता है? पूरा याद मत करो, केवल आप क्या याद कर लो, केवल और केवल आप ये याद कर लो, हर चैप्टर की स्टार्टिंग की रेंज याद कर लो, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर। 23 चैप्टर 23 सेक्शन, 23 चैप्टर 23 सेक्शन, ये तो अपने याद कर ही सकते हैं ना, किसी भी तरीके से याद कर लो, जिस तरीके से आपको याद हो रही है। तो मैंने एक तरीका बताया भाई, स्मार्टनेस, जिस तरीके से आपको याद कर रहे हैं उस तरीके से आप याद कर लो। कम से कम हम इतने बड़े आईपीसी के दायरे में एक स्पेसिफिक एरिया तक आ जाएंगे। अब हम वो नहीं करेंगे कि आंख बंद करके हम पत्थर मार रहे हैं जहां मर्जी लग जाए, ऐसा नहीं है। हमसे किसी भी ऑफेंस के बारे में पूछा गया, मान लो हमसे छोटा सी बात करता हूँ, मान लो हमसे पूछ लिया गया, किसी ने XYZ पर्सन ने पूछ लिया जो लोगों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखता, उसने पूछ लिया भाई चोरी होगी हमारे घर में, कौन सी धारा के अंदर हुई होगी? और आपको प्रॉपर पता नहीं कि चोरी कौन सी धारा के अंदर हुई है, प्रॉपर पता ही नहीं आपको चोरी कौन सी धारा के अंदर हुई है। लेकिन जैसे ही चोरी का आपका माइंड के अंदर दिमाग में आया, आपको पता चल गया किससे संबंधित है, भाई प्रॉपर्टी से संबंधित ऑफेंस है। प्रॉपर्टी मतलब चैप्टर 17 आपके दिमाग में आ गया। चैप्टर 17 आपके दिमाग में आते क्या आ गया, आपके 378 से 462 के बीच में हो सकती है। तो कम से कम आप उस बंदे को एक आइडिया दे सकते हो ना भाई, लगभग 380-82 के आसपास हुआ होगा। प्रॉपर्टी में पहला अपराध चोरी आता है, तो पहला अपराध चोरी है, तो कहा 378 के, तो आगे पीछे बता दो भी। आप प्रॉपर नहीं जा पा रहे हो, उसको प्रॉपर आप सेक्शन नहीं बता पा रहे हो, फिर भी आप उसको एक हद तक उसके आसपास बता रहे हो। यदि आपने नए बंदे को 380 बता दिया, 382 बता दिया, 385 बता दिया ना, तो भी वो मान गया हाँ लगभग ठीक तो पहुंच गया बंदा। समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूँ? और हम एक दिन ऐसे करते करते बिल्कुल उस सेक्शन तक पहुंच जाएंगे। अभी तो हमने क्या किया है, बड़ा दरवाजा खोला है। आईपीसी हमारा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बड़ी बिल्डिंग का मेन गेट खोला है। अभी तो हमने क्या खोला है, मेन गेट खोला है। अभी हम जो ये मेन गेट के अंदर ये कमरे हैं, 23 कमरे हैं, अभी हम हर इस कमरे का दरवाजा खोलेंगे, हर कमरे का दरवाजा खोलने वाले हैं। और हर कमरे के दरवाजे को खोल के हम हर जो कमरे के अंदर चारपाई पड़ी है, चेयर पड़ी है, मेज पड़ी है, सोफा पड़ी है, उसके ऊपर बैठने वाले हैं। मतलब अभी तो शुरुआत है, ये एंड पोर्शन नहीं है, अभी शुरुआत है। और शुरुआत के अंदर हम कम से कम उस रेंज तक जाना शुरू हो गए हैं। हम उस एक जो बोलते हैं ना, एक दायरे तक जाना शुरू हो गए। कम से कम हमारा अपराध जो है इस दायरे के अंदर है, इस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बात हमेशा अपने माइंड के अंदर ध्यान रखना, यदि बहुत बड़े राक्षस को मारना है ना, तो आप उसको इकट्ठा नहीं मार सकते। रामायण आप सबने देखी होगी रामायण क्यों घुसा देते हो? बस घुसा देता हूँ कि कंसेप्ट हमने सीखना, कहीं से भी आ रहा हो कंसेप्ट, उसको सीखो, उसको अप्लाई करो। मतलब नहीं है कहाँ से आ रहा है, चाहे जहाँ से मर्जी आ रहा हो। तो भाई रामायण तो भगवान राम के जीवन की है, तो राम तो हर जगह सर्वत्र विद्यमान है, भगवान तो हर जगह है, तो हमारे लोग में भी राम है, तो वो भी हमें सिखा देते हैं। तो रामायण के अंदर हमने देखा एक बहुत बड़ा राक्षस हमें याद आता है, कुंभकर्ण। बहुत बड़ा था, आप सभी जानते हो कुंभकर्ण कितना बड़ा था। तो जब भगवान राम का और कुंभकर्ण का युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम ने क्या किया था बताओ? क्या उसको एक तीर मारा और कुंभकर्ण मर गया था? कुंभकर्ण का पहले एक हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काटा, फिर पैर काटा, फिर दूसरा पैर काटा, फिर गर्दन काटी। मतलब उसके क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमेशा याद रखो, यदि बड़े राक्षस को मारना है ना, तो उसके टुकड़े टुकड़े करने ही पड़ेंगे। इसी तरह से विद ड्यू रिस्पेक्ट, आईपीसी हमारे लिए बड़ा राक्षस है। यदि इस बड़े राक्षस को हम मारना चाहते हैं, इस बड़े राक्षस के टुकड़े को हम याद करना चाहते हैं, तो उसके हमने क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। वही टुकड़े टुकड़े हमने क्या किए हैं, अभी किए हैं। अब आप कह दोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो आता ही नहीं। क्वेश्चन किस हिसाब से आता है? क्वेश्चन तो आता है चोरी के लिए कौन सा जो है ऑफेंस है, उसके अंदर तो आएगा 378, 379,
370, 380, 381, तब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाई, अभी हमने बड़ा गेट खोला है, धीरे धीरे हम आगे छोटे गेटों के अंदर भी जाएंगे और उनको भी हम पहचानेंगे। तो आज जो हमने सीखा, रेंज मेथड के बारे में जाना, तो मैं आपको ये होमवर्क भी है कि जितनी रेंज हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 23 की लिखी हैं, वो सभी रेंज आप अच्छे से याद करना। कल की क्लास में मैं पहले आपसे ये रेंज के बारे में एक बार फिर रिवीजन करेंगे। आपको अच्छे से रेंज याद होगी तो आगे आने वाले चैप्टर भी आपको याद होंगे। और गारंटी देता हूँ, जितना जितना होमवर्क मैं आपको देता जाऊंगा, यदि आप उतना उतना होमवर्क ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली जिस दिन हम क्लास का दी एंड कहेंगे, आईपीसी का एपीसी करने वाले हैं, उस दिन आपके माइंड के अंदर 511 के 511 सेक्शन हूबहू छपे होंगे। आपसे कोई भी रैंडम सेक्शन पूछा जाएगा, आप उस रैंडम सेक्शन का नाम बता दोगे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है सब कुछ आप उसके अंदर बता दोगे। शर्त एक है, कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, जो कुछ आपको कहा जाए उतना आपको करना पड़ेगा, उस हद तक आपको जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तथा यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका दोस्त है, कोई मित्र है जो यूडीसी की तैयारी कर रहा है और उस अच्छी क्लासेस की उसको जरूरत है, तो आप इस क्लास को उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपका भी भला उसका भी भला। थैंक यू।